Hello everyone. Today we are going to discuss the topic of comparison between monopolistic competition and perfect competition. यानी आज के इस वीडियो के अंदर हम एकाधिकारी प्रतियोगिता और जो पूर्ण प्रतियोगिता है उनके अंदर जो है तुलना करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एकाधिकारी प्रतियोगिता को देखते हैं कि ये क्या होती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता जो होती है बाजार की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें स्थानापन्न वस्तुओं के बहुत सारे उत्पादक होते हैं। यानी इसके अंदर जो है वस्तु विभेद पाया जाता है। एक उत्पादक की वस्तु का प्रयोग दूसरे उत्पादक की वस्तु के स्थान पर किया जा सकता है और इसके अंदर जो क्रेताओं की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी विक्रेता भी बहुत सारे होते हैं और क्रेताओं की संख्या भी अधिक होती है और इसके अंदर वस्तु विभेद अवश्य पाया जाता है। वस्तु विभेद होने का मतलब है कि एक जो उत्पादक है उसकी वस्तु दूसरे उत्पादक से जो है अलग होगी। वो अलग थोड़ा बहुत कीमत में अंतर हो सकता है, उनकी क्वालिटी में अंतर हो सकता है, उनके गुणों के अंदर जो है वो डिफरेंस हो सकता है या पैकिंग के अंदर भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन किसी न किसी प्रकार का जो अंतर अवश्य मिलेगा। और प्रत्येक फर्म जो होती है वो अपने उत्पादन और कीमत के ऊपर थोड़ा बहुत नियंत्रण रखती है, क्योंकि एक प्रकार से जो फर्म होती है वो एकाधिकारी होती है और एकाधिकारी होने की वजह से उसका कीमत और उत्पादन के ऊपर नियंत्रण होता है, लेकिन पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि उसके जो राइवल्स होते हैं, जो प्रतियोगी होते हैं, वो जो है बाजार के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इस वजह से जो यहाँ पर एक जो उत्पादक होता है वो थोड़ा बहुत अपनी कीमत को नियंत्रित कर सकता है। इसके बाद है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है ये बाजार की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें समरूप वस्तु के बहुत सारे उत्पादक होते हैं। यानी इसके अंदर जो वस्तु होती है होमोजीनियस होती है। एक उत्पादक की वस्तु और दूसरी उत्पादक की वस्तु के अंदर पूर्णतया समानता होती है, उनमें किसी भी प्रकार का लेश मात्र अंतर नहीं होता। इसमें उद्योग द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है और जो कीमत उद्योग निर्धारित करता है उसी कीमत के ऊपर फर्म को जो है अपना उत्पादन बेचना होता है। हाँ, जो कीमत निर्धारित है उस कीमत के ऊपर एक फर्म कितना उत्पादन करेगी, कितनी बिक्री करेगी, ये निर्णय जो एक फर्म द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पर फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, लेकिन वो अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उस दी गई कीमत के ऊपर जो है प्रोडक्शन कितना करना है इसका डिसीजन लेती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में तुलना। जब हम इन दोनों बाजारों में तुलना की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों प्रकार के बाजारों के अंदर कुछ तो समानता पाई जाती है और कुछ इनके बीच में अंतर पाया जाता है। तो तुलना के अंदर हम जो समानताओं के भी साथ साथ में देखेंगे और इनमें जो अंतर है उसको भी देखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो दोनों प्रकार के बाजार है यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इनमें जो तुलना है वो निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला, वस्तु की प्रकृति। यानी दोनों प्रकार के जो बाजार है उन बाजारों के अंदर वस्तु की प्रकृति में अंतर पाया जाता है। अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर वस्तु जो होती है वो समरूप होती है। प्रत्येक उत्पादक की वस्तु जो होती है दूसरे उत्पादक से बिल्कुल अलग नहीं होती, बिल्कुल समान होती है। दूसरी तरफ है वस्तु विभेद। ये जो है अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो वस्तु विभेद पाया जाता है, एक जो प्रोड्यूसर होता है उसकी वस्तु जो होती है वो दूसरी वस्तु से अलग होती है। ये अंतर पैकिंग में हो सकता है, ये अंतर कीमत को लेकर के हो सकता है, ये अंतर जो वस्तु की गुणवत्ता को लेकर के हो सकता है, या उसके जो है वजन है, आकार है, उसमें भी अंतर हो सकता है। तो दोनों बाजारों के अंदर पहला जो मेजर डिफरेंस है वो है वस्तु की प्रकृति। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर वस्तु समरूप होती है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर वस्तु भेद पाया जाता है, वस्तुओं में विभिन्नता मिलती है, लेकिन विभिन्नता के बावजूद वो जो होती है स्थानापन्न होती है। नेक्स्ट है क्रेताओं की संख्या। एकाधिकारी जो प्रतियोगिता है उसके अंदर भी क्रेताओं की संख्या अधिक होती है और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर भी जो है क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। और इन क्रेताओं की अधिक संख्या होने के कारण जो है एक जो क्रेता होता है, एक जो ग्राहक होता है, वो जो है कुल मांग का एक बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा मांगता है। इस वजह से कोई भी जो क्रेता होता है वो अपनी मांग में परिवर्तन करके जो है बाजार मांग को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर जो क्रेता होता है वो कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता। नेक्स्ट है विक्रेताओं की संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो है समरूप वस्तु के बहुत सारे उत्पादक होते हैं और उन उत्पादकों की संख्या जो काफ़ी अधिक होती है। और एक जो उत्पादक होता है
वो उत्पादक कुल पूर्ति का एक बहुत थोड़ा हिस्सा जो सप्लाई करता है, इसलिए वो अपनी वस्तु की जो है पूर्ति में परिवर्तन करके बाजार पूर्ति को प्रभावित नहीं कर पाता। इस वजह से जो विक्रेता होता है वो वस्तु की कीमत को भी प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरा, जो अपूर्ण प्रतियोगिता होती है उसके अंदर जो विभेदीकृत वस्तु होती है उसके विक्रेताओं की संख्या भी अधिक होती है। लेकिन यहाँ पर एक जो विक्रेता होता है वो अपने उत्पाद की कीमत को थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकता है, क्यों इसके अंदर जो विक्रेता होता है वो अपने उत्पाद के मामले में एकाधिकारी होता है कि वो जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसके समरूप कोई भी प्रोड्यूसर दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं करता। इसलिए इसके अंदर थोड़ा जो है एकाधिकार का एलिमेंट पाया जाता है। इसलिए अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कुछ हद तक जो प्रोड्यूसर होता है वो थोड़ा बहुत कीमत को नियंत्रित कर सकता है। नेक्स्ट है उद्योग और समूह के धारणाओं में अंतर। उद्योग जो होता है वो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करने वाली जो है फर्मों का समूह है होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो होती है फर्में समरूप वस्तु का उत्पादन करती है, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो फर्में होती है उन सभी फर्मों को जो है उद्योग कहा जाता है। तो उद्योग की धारणा का संबंध जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से है। इसके विपरीत एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर जो बाजार है उसके अंदर वस्तु समरूप नहीं होती, जो उसके अंदर वस्तु विभेद पाया जाता है। तो वस्तु विभेद की वजह से उस बाजार के अंदर फर्मों को जो उद्योग नहीं कहा जा सकता, यानी सभी फर्मों को मिलाकर के हम उसे उद्योग का नाम नहीं दे सकते। इसे चेम्बरलेन ने जो वो समूह का नाम दिया है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो फर्में होती है उनके समूह को समूह ही कहा जाता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो फर्में होती है उनके समूह को जो उद्योग कहा जाता है। तो इस प्रकार से उद्योग की धारणा का संबंध पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से होता है और समूह की धारणा का संबंध जो है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार से होता है। नेक्स्ट, ज्ञान संबंधी अंतर। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो है ग्राहकों को पूर्ण ज्ञान होता है, उन्हें वस्तु की क्वालिटी के बारे में पूरी जानकारी होती है, उन्हें वस्तु की कीमत के बारे में पूरी जानकारी होती है। तो इस वजह से जो ग्राहकों को पूर्ण ज्ञान होता है उसकी वजह से पूरे बाजार के अंदर कीमत एक समान पाई जाती है, क्योंकि उनको पता है कि प्रत्येक उत्पादक की वस्तु जो है वो दूसरों से अलग नहीं है, इसलिए उसकी अधिक कीमत नहीं दे सकते। दूसरा, उनको ये पता होता है कि बाजार में किस स्थान के ऊपर कौन सा जो विक्रेता है वो किस रेट के वस्तु बेच रहा है, जिसकी वजह से अगर कोई विक्रेता अधिक कीमत लेता है तो उससे वो सामान नहीं खरीदेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर पूर्ण ज्ञान होता है। इसके विपरीत जो एकाधिकारी प्रतियोगिता होती है उसके अंदर जो वस्तु विभेद होता है, और वस्तु विभेद होने की वजह से प्रत्येक जो वस्तु है उसके बारे में पूर्ण जानकारी जो है ग्राहकों को नहीं होती, क्योंकि अगर एक ही प्रकार की वस्तु है तब तो पूर्ण जानकारी उनको हो जाएगी कि भाई ये वस्तु वहां पर तो इस रेट मिल रही है। लेकिन वस्तु विभेद की वजह से जो है उनको एक वस्तु दूसरी से थोड़ी अलग लगती है, इसलिए वो दोनों के अंदर जो आसानी से तुलना नहीं कर सकते कि भाई कौन सी वस्तु ज़्यादा अच्छी है, कौन सी वस्तु है कम अच्छी है, किसकी क्वालिटी बेहतर है, किसकी क्वालिटी है थोड़ी नीमन है। तो ऐसे में अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो है पूर्ण ज्ञान नहीं होता, और पूर्ण ज्ञान न होने की वजह से यहाँ पर कीमत विभेद पाया जाता है। विक्रय लागत संबंधी धारणा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर किसी प्रकार की कोई विक्रय लागत नहीं होती। विक्रय लागत का मतलब कि मांग को बढ़ाने के लिए जो भी खर्च किया जाता है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हो, चाहे वो कमीशन देना हो, चाहे वो जो है वो प्रदर्शनी लगानी हो या प्रचार करना हो, तो इस प्रकार का कोई व्यय नहीं करना पड़ता। इसके पीछे कारण ये वस्तु समरूप होती है, और जब वस्तु समरूप होती है तो किसी एक जो विक्रेता है उसके द्वारा अगर विज्ञापन किया जाता है तो सभी जो दुकानदार है उनकी वस्तुओं का विज्ञापन होता है। तो ऐसे में उसके द्वारा विज्ञापन करने का लाभ केवल उसको नहीं बल्कि सभी को मिलेगा। तो ऐसे में कोई भी जो विक्रेता होता है वो विज्ञापन नहीं करना चाहता। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो है एक जो विक्रेता होता है वो उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत के ऊपर अपना सारा सामान बेच सकता है। तो जब सारा सामान बिना किसी अतिरिक्त व्यय के बिक ही रहा है तो ऐसे में उनको विज्ञापन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्योंकि आपस के अंदर कंपटीशन होता है, वस्तुएं जो होती है स्थानापन्न होती है, ऐसे में अगर एक जो विक्रेता होता है वो अपनी वस्तु का प्रचार नहीं करता है तो
उसके पास ग्राहक नहीं आएंगे, ग्राहक जो दूसरे जो विक्रेता है उसके पास चले जाएंगे जो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो ऐसे में प्रत्येक जो विक्रेता होता है वो अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार करने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में विज्ञापन पर या अन्य तरीकों के ऊपर व्यय करता है, जिससे जो है विक्रय लागत उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार से विक्रय लागत जो होता है उसका कॉन्सेप्ट जो होता है अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार से होता है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर किसी प्रकार की कोई सेलिंग कॉस्ट या विक्रय लागत नहीं आती। नेक्स्ट है फर्म के निर्णय संबंधी अंतर। अब जब आप फर्म के निर्णय की बात करते हैं तो हम एक तो बात करते हैं कीमत की और दूसरा आप बात करते हैं उत्पादन की। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर ये कीमत जो होती है वो उद्योग के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऐसे में फर्म जो होती है वो कीमत के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकती। अब दूसरी चीज बच गई उत्पादन की मात्रा। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर फर्म जो होती है वो उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत के ऊपर केवल ये निर्णय कर सकती है कि उसे कितनी मात्रा बेचनी है, कितनी मात्रा का उत्पादन करना है। तो ऐसे में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर फर्म केवल उत्पादन की मात्रा से संबंधित निर्णय ले सकती है, वो कीमत के बारे में कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। उसे उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत पर ही अपना सामान बेचना पड़ता है। इसके विपरीत अपूर्ण प्रतियोगिता जो होती है उसके अंदर जो है एक प्रोड्यूसर जो होता है वो कीमत से संबंधित भी निर्णय ले सकता है। अगर उसने कीमत निर्धारित कर दी तो उसके कीमत के अनुसार जो है अपने आप कितना उत्पादन किया जाएगा वो डिसाइड हो जाएगा। और अगर उसने उत्पादन का निर्णय ले लिया तो उत्पादन की मात्रा जो है वो मांग वक्र के अनुसार अपने आप कितनी कीमत उसको मिलेगी वो डिसाइड हो जाएगा। जैसे हम ये देखते हैं कि इसके अंदर ये जो हमारे पास में जो है AR कर्व होता है जिसको अपन डिमांड कर्व कहते हैं, उसने कहा कि भी मैं OQ का प्रोडक्शन करूंगा तो आप ऊपर ले जाइए, कीमत ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाएगी OP। तो ऐसे में उसने अगर एक चीज का निर्णय ले लिया तो मांग वक्र के अनुसार दूसरी चीज ऑटोमेटिक निर्धारित हो जाएगी। अब उसने ये निर्णय लिया कि मैं कीमत जो है ये OP1 लूंगा तो OP1 कीमत को आप आगे बढ़ा दीजिए, ये जो है उत्पादन की मात्रा अपने आप निर्धारित हो जाएगी। तो इस प्रकार से एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार जो होता है उसके अंदर जो प्रोड्यूसर होता है वो दोनों चीजों के ऊपर अपना नियंत्रण रखता है कि वो कीमत के ऊपर भी उसका थोड़ा बहुत नियंत्रण होता है, प्रोडक्शन के ऊपर उसका पूरा नियंत्रण होता है, लेकिन वो दोनों को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकता। या तो वो कीमत को नियंत्रित कर सकता है या वो उत्पादन की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। नेक्स्ट है संतुलन संबंधी धारणा। ये दोनों ही प्रकार के जो बाजार होते हैं उनके अंदर एक समान होती है। दोनों ही प्रकार के जो बाजार होते हैं जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उसके अंदर फर्म का जो उद्देश्य होता है वो अधिकतम लाभ होता है, और जो अपूर्ण प्रतियोगिता होती है उसके अंदर भी फर्म का जो उद्देश्य होता है वो अधिकतम लाभ कमाना होता है। तो ऐसे में दोनों ही प्रकार के जो बाजार होते हैं उनके अंदर लाभ की कंडीशन समान रहेगी। पहली MR MC के बराबर होना चाहिए, MR = MC, और दूसरा MC वक्र जो है वो MR वक्र को नीचे से कट करना चाहिए। तो जहाँ पर ये दोनों शर्तें जो है पूरी होती है वहाँ पर जो है फर्म का संतुलन होता है। तो संतुलन संबंधी धारणाएं दोनों के अंदर एक समान है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है और जो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार है उन दोनों के अंदर संतुलन निर्धारित करने की विधियां वो समान है। नेक्स्ट है लाभ संबंधी धारणा। अल्पकाल के अंदर दोनों ही प्रकार के जो बाजार हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार उनके अंदर जो है लाभ के बारे में कोई अंतर नहीं है कि अल्पकाल के अंदर दोनों ही फर्में सामान्य लाभ कमा सकती है, असामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकती है और न्यूनतम हानि भी उनको उठानी पड़ सकती है। यानी अल्पकाल के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर जब फर्म संतुलन में होती है तो उनको सामान्य लाभ भी मिल सकता है, असामान्य लाभ भी मिल सकता है और न्यूनतम हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसी प्रकार से अगर आप दीर्घकाल की बात करते हैं तो दीर्घकाल के अंदर भी दोनों को जो है एक समान ही लाभ मिलता है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर भी सामान्य लाभ प्राप्त होता है और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर भी सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोनों ही प्रकार के जो बाजार होते हैं उनके अंदर अल्पकालीन लाभ और दीर्घकालीन लाभ दोनों में जो है समानता पाई जाती है। नेक्स्ट है इष्टतम उत्पादन संबंधी अंतर। पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार होता है उसके अंदर दीर्घकाल के अंदर फर्म जो होती है इष्टतम उत्पादन की अवस्था के अंदर संतुलन में होती है। इष्टतम उत्पादन की अवस्था जो वहां पर होती है जहां पर फर्म जो होती है
जहाँ संतुलन में होती है, जहाँ उसका AR इक्वल टू प्राइस इक्वल टू जो वो न्यूनतम जो होती है AC के ऊपर निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से एक फर्म जो होती है वो दीर्घकाल के अंदर जो है वो इष्टतम उत्पादन की अवस्था के अंदर संतुलन में होती है। इष्टतम उत्पादन में का मतलब ये होता है कि फर्म जो होती है वो न्यूनतम एवरेज कॉस्ट के ऊपर जो है उत्पादन कर रही है। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता जो बाजार होता है उसके अंदर फर्म इष्टतम से कम उत्पादन करती है। इसके पीछे कारण ये कि फर्म का जो AR कर्व जो होता है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। ऐसे में फर्म कभी भी जो है AC के न्यूनतम बिंदु को स्पर्श नहीं कर सकती। फर्म का अगर उसको जो है इष्टतम उत्पादन करना है तो उसका उत्पादन OQ होना चाहिए, लेकिन वास्तव में उसका उत्पादन जो है OQ1 है। तो ऐसे में फर्म जो होती है वो कभी भी इष्टतम उत्पादन के स्तर पर उत्पादन नहीं करती, यानी एक फर्म जो होती है इष्टतम जो उत्पादन के स्तर से कम ही प्रोडक्शन करती है। तो इस प्रकार से इष्टतम उत्पादन संबंधी जो अवस्था है उनमें भी अंतर है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर फर्म इष्टतम उत्पादन की अवस्था में संतुलन में होती है दीर्घकाल के अंदर, लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर फर्म जो है इष्टतम उत्पादन के स्तर से कम उत्पादन करती है। कीमत और उत्पादन में तुलना, कीमत में तुलना पहले आप करते हैं। अगर हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर MR इक्वल टू MC और ये जो LA जो है जहाँ पर ये संतुलन का निर्धारण हो रहा है वहाँ पर संतुलन कीमत OP और संतुलन की मात्रा OQ निर्धारित हो रही है। और इसी बिंदु के ऊपर जो वो LAC जो है जो वो इसको स्पर्श कर रही है, यानी AR इक्वल टू LAC है। तो जहाँ पर AR इक्वल टू LAC है वहाँ पर जो है ये फर्म जो है वो इष्टतम उत्पादन की अवस्था में भी संतुलन में है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्म जो है इष्टतम उत्पादन की अवस्था में संतुलन में है। तो ये OP कीमत होती है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो कीमत निर्धारित होती है तरीका वही है, MR इक्वल टू MC होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो कीमत निर्धारित हो रही है OP1 निर्धारित हो रही है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर कीमत कम तय होती है और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर कीमत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के मुकाबले अधिक तय होती है। अब आप यहाँ पर देखिए कि इष्टतम उत्पादन करने के लिए फर्म को जो है यहाँ तक उत्पादन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक फर्म उत्पादन नहीं कर पा रही है। ऐसे में फर्म जो है इष्टतम स्तर पर संतुलन में नहीं है, बल्कि वो इष्टतम से कम उत्पादन कर पा रही है। तो इस प्रकार से दोनों ही प्रकार के जो बाजार होते हैं उन दोनों प्रकार के बाजारों के अंदर जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर कीमत कम निर्धारित होती है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर कीमत वो ज्यादा निर्धारित होती है। इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर जो कीमत है उसके अंदर जो डिफरेंस दिखाया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर OP कीमत निर्धारित हो रही है, जबकि जो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार है उसके अंदर OP1 कीमत निर्धारित हो रही है। तो OP1 इज ग्रेटर देन OP। तो ये एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की कीमत है जो कि कम है, ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की कीमत है जो कि कम है, और ये जो है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की कीमत है जो कि ज्यादा है। दूसरा, इसके अंदर हम जो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, उत्पादन में तुलना, कि दोनों प्रकार के जो बाजार होते हैं उनमें उत्पादन में भी तुलना की जा सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर OQ उत्पादन किया जा रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर OQ प्रोडक्शन किया जा रहा है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर OQ1 का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो यहाँ पर OQ1 है वो कम है OQ के मुकाबले। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर फुल क्षमता का प्रयोग होता है, इसलिए वहाँ पर प्रोडक्शन अधिक होता है। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर फर्म जो होती है वो अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर सकती, तो ऐसे में जो है उत्पादन है वो कम होता है। तो यहाँ पर Q1Q के बराबर जो है उत्पादन कम हो रहा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के मुकाबले। तो इस प्रकार हम उत्पादन में भी तुलना कर सकते हैं और हम कीमतों में भी तुलना कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है मांग वक्र और आय वक्र में अंतर। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो AR कर्व होता है डिमांड कर्व होता है और ये पूर्णतः लोचदार होता है। इसका मतलब वर्तमान जो कीमत है उस कीमत के ऊपर कोई भी जो खरीदार होता है जितनी चाहे उतनी मांग कर सकता है, लेकिन
पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर जो AR कर्व होता है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। इसी प्रकार से जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर MR और AR जब इक्वल होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए MR और AR कर्व जो होता है वो X के समानांतर होता है। लेकिन जो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसके अंदर MR कर्व जो होता है वो AR कर्व के बाईं ओर होता है। तो और दोनों जो है अलग अलग होते हैं। तो दोनों प्रकार के जो बाजार है उनके अंदर ये भी एक मुख्य डिफरेंस है कि दोनों प्रकार के बाजारों के अंदर जो है MR और जो AR कर्व होते हैं वो जो है अलग अलग होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर AR और MR एक समान होते हैं, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर AR और MR है वो अलग अलग होते हैं। इसके बाद जो है आत्म परीक्षण की अब हम ये देखते हैं कि सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि अगर अब तक हमने जो टॉपिक किया है वो टॉपिक जो है आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए हम जो है ये 2-3 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो आपको टॉपिक क्लियर है, अदरवाइज एक बार आप जो पुनः इस टॉपिक को जो क्लियर जो समझिएगा। तो पहला, समरूप वस्तु जो वो कौन से बाजार की विशेषता होती है, यानी समरूप वस्तु जो किस प्रकार के बाजार में पाई जाती है। दूसरा, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत और उत्पादन में तुलना कीजिए कि दोनों में कीमत किस में कम होती है, किस में ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन किस में कम होता है, किस में ज़्यादा होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता और जो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उन दोनों में क्या समानता पाई जाती है, यानी जो जो समानताएं हैं उनमें उन समानताओं को आपको बताना है। तो इसी के साथ अपना ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।